हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में। तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स में, जैसे कि मंकीज, एप्स और ह्यूमन बीइंग्स, उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और वहीं जो नॉन प्राइमेट्स में होती है उसको हम कहते हैं ऑस्चरस साइकिल। तो जो पहला मेंस्ट्रुएशन है ये प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, जिसे हम पहले मेंस्ट्रुएशन को हम कहते हैं मेनार्क। ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन है ये रिपीट होता है 28 टू 29 डेज के इंटरवल में। और पहले मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक एक साइकिल ऑफ इवेंट्स चलती है, उस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत सारे इवेंट्स की साइकिल एक चलती रहती है। जो ओवम है ये रिलीज होता है मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मतलब अगर 28-29 डेज की साइकिल होती है तो 14 से 17 डे का जो पीरियड है, इस पीरियड में एक ओवम रिलीज होता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये जो साइकिल है ये स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ये जो फ्लो है ये 3 से 5 दिन तक चलता है। वहीं जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ब्रेकडाउन होने के कारण। पहले हम ये लाइनिंग पढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, जहां पे हमने यूटेरस की वॉल्स के बारे में बात की। यूटेरस की जो वॉल्स है उसमें जो आउटर लेयर है दैट इज पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर जो थी उसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो इनर लेयर थी वो होती है एंडोमेट्रियम। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ये रप्चर होती है या ब्रेकडाउन होती है और ये ओवम के साथ रिलीज हो जाती है। इसीलिए मेंस्ट्रुअल फ्लो में ब्लड देखने को मिलता है। ब्लड क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है इट रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स which forms a liquid that comes out through the vagina। मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ब्रेकडाउन होने के कारण जो फ्लूइड निकलता है वजाइना के थ्रू, उसमें ओवम और एंडोमेट्रियम लाइनिंग और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। देन मैच्योरेशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। हाँ, अब मैच्योरेशन सिर्फ तभी होता है जब रिलीज ओवम फर्टिलाइज ना हो। ये समझते हैं? जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, जाइगोट फॉर्म हो जाए, तो मैच्योरेशन नहीं होगा। मैच्योरेशन सिर्फ तभी होता है जब ओवम फर्टिलाइज ना हो। देन जो लैक ऑफ मैच्योरेशन है या मैच्योरेशन का ना होना, ये कई बार प्रेगनेंसी का भी इंडिकेशन होता है। हाउएवर ये जो मैच्योरेशन कई बार दूसरे कारणों से भी नहीं होता, जैसे कि स्ट्रेस और पुअर हेल्थ। देन जो मैच्योरल फेज है इसके साथ साथ फॉलिकुलर फेज भी होता है। मतलब मैच्योरल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के दौरान क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ओवरी में वो ग्रो करती है। प्राइमरी फॉलिकल मतलब क्या था, प्राइमरी oocyte के ऊपर वो जो लेयर थी। तो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्रो होके सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं, फिर टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियल फॉलिकल बनाते हैं। तो मैच्योरल फेज के साथ साथ ये डेवलपमेंट भी चलता रहता है। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करके मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनाती है, और साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी जो पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल में रप्चर हो चुकी थी वो भी रिजनरेट होने लगती है प्रोलिफरेशन के थ्रू। देन ये जो चेंजेस होते हैं ओवरी में और यूटेरस में, इन सारे चेंजेस को कुछ पिट्यूटरी और ओवरी के हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। मतलब ये जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स। सबसे पहले देखेंगे द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। जो दो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। They increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogens by the growing follicle। मतलब जैसे ही LH और FSH सीक्रेट होते हैं, इनका लेवल बढ़ता है, ये फॉलिकुलर फेज को बढ़ावा देते हैं। फॉलिकुलर फेज को बढ़ावा देना मतलब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, फिर टर्शरी से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। तो इस फॉलिकुलर डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। और इसके साथ साथ ये जो हार्मोन्स हैं ये ईस्ट्रोजन के सिक्रेशन को भी बढ़ावा देते हैं। वहीं दोनों LH और FSH ये पीक लेवल या मैक्सिमम लेवल पे कब पहुंचते हैं? मिडिल ऑफ साइकिल पे। मिडिल ऑफ साइकिल मतलब यहाँ पे हमें पीक लेवल देखने को मिल रहा है LH और FSH में,
ये देखने को मिल रहा है कब 14 से 15 के बीच। तो मिडिल ऑफ साइकिल पे जाके ये दोनों पीक लेवल पे प्रोड्यूस होते हैं। देन रैपिड सीक्रेशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH leading to its maximum level during the mid cycle called LH surge induces rupture of graphene follicle thereby release of ovum। हाँ, अब जब एकदम मिडिल में साइकिल पहुंचती है, जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो चुका होता है, अब यहाँ पे हम समझते हैं जैसे ही इनका सीक्रेशन स्टार्ट होता है LH और FSH का, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होने लगता है और जैसे ही इनका सीक्रेशन मैक्सिमम पे पहुंचता है तब तक मैच्योर फॉलिकल जो है वो बन चुकी होती है। अब जब ये मैक्सिमम पे पहुंचता है तो ये जो मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल है ये रप्चर होती है और इससे ओवम रिलीज हो जाता है या ओव्यूलेशन हो जाता है। तो जो रैपिड सीक्रेशन है LH का इट लीड्स टू द रप्चर ऑफ ग्राफीन फॉलिकल एंड देयरबाय द रिलीज ऑफ ओवम। मतलब मिड साइकिल में LH जो है ये मैक्सिमम लेवल पे प्रोड्यूस होता है जिसे हम LH सर्ज कहते हैं और इसका मैक्सिमम लेवल क्या करता है, ग्राफीन फॉलिकल को रप्चर होने में हेल्प करता है ताकि ओवम रिलीज हो पाए। ओवम के रिलीज होने को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। देन द ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटल फेज। अब तो ओव्यूलेशन या ओवम का रिलीज होना, तो ये ओव्यूलेटरी फेज जो है इसके बाद क्या होता है, ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज में तो ग्राफीन फॉलिकल मतलब ये जो लेयर है, इस लेयर का जो रिमेनिंग पार्ट बचता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम में। ठीक है, तो ओव्यूलेटरी फेज के बाद ल्यूटल फेज होता है जिसमें रिमेनिंग पार्ट जो होता है ग्राफीन फॉलिकल का ये ट्रांसफॉर्म होके कॉर्पस ल्यूटम बनाता है। आगे जो ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज था, इट इज फॉलोड बाय ल्यूटल फेज ड्यूरिंग व्हिच रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफीन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स एज कॉर्पस ल्यूटम। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो ग्राफीन फॉलिकल किस में ट्रांसफॉर्म होता है, कॉर्पस ल्यूटम में। देन जो कॉर्पस ल्यूटम है ये इट सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। हाँ, अब क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटम है ये बहुत सारे अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन इज एन ओवेरियन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो रप्चर हो चुकी है उसके मेंटेनेंस में हेल्प करता है ताकि वो दोबारा रीजनरेट हो सके। अब such an endometrium is necessary for implantation of fertilized ovum and other events of pregnancy। अब ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसकी जरूरत क्या होती है, जैसे कि हमने देखा मैच्योरेशन सिर्फ तभी होता है जब फर्टिलाइजेशन ना हो। बट अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद इम्प्लांट होता है कहाँ पे आके, एंडोमेट्रियम की वॉल्स पे ही आके। तो तब इसको रप्चर नहीं होना है, मतलब मैच्योरेशन के बाद जो प्रोजेस्टेरोन बन रहा है ये इसको दोबारा रीजनरेट कराने में हेल्प करता है ताकि इन फ्यूचर अगर फर्दर प्रेगनेंसी होती है तो एंडोमेट्रियम रहे इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक, देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मैच्योरेशन साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मैच्योरेशन। प्रेगनेंसी के दौरान मैच्योरल साइकिल के सारे इवेंट्स रुक जाते हैं और किसी भी तरह का मैच्योरेशन नहीं होता। देन इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता कॉर्पस ल्यूटम जो है ये डिजेनरेट हो जाता है और दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग टू मैच्योरेशन। मतलब ये क्या करता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटम डिजेनरेट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटम डिग्रेड हो जाता है या डिजेनरेट हो जाता है और ये डिजेनरेट हो जाता है तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ये भी मेंटेन नहीं हो पाती, फिर ये भी रप्चर हो जाती है और मैच्योरेशन की नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इन ह्यूमन बीइंग्स मैच्योरल साइकिल जो है ये 50 इयर्स की एज तक चलती है। मतलब फीमेल्स में 50 इयर्स की एज तक मैच्योरेशन होता है और 50 इयर्स की एज पे जाके ये मैच्योरेशन सीज हो जाता है या परमानेंट रुक जाता है, जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज या मेनोपॉज, जैसे आप प्रोनाउंस करें। देन साइक्लिक मैच्योरेशन जो है इट इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। अब जो साइक्लिक मैच्योरेशन है ये रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब तक मैच्योरेशन चलता है तब तक कोई भी फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकती है और ये फेज कब से कब तक चलता है, मेनार्क मतलब पहला मैच्योरेशन तब से लेकर मेनोपॉज, तब मैच्योरेशन परमानेंटली रुक जाता है। तो मेनार्क और मेनोपॉज के बीच का जो फेज है उसे हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। तो अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन।
तो जब भी कॉपुलेशन या कोइटस होता है, कॉपुलेशन मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जो सीमेन है ये पीनस के द्वारा रिलीज होता है और ये पहुंचता है, ये रिलीज कहाँ होता है? वेजाइना में, ठीक है। और पीनस से स्पर्म के रिलीज होने की प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं, इनटू वेजाइना। देन जो मोटाइल स्पर्म है ये रैपिडली स्विम करते हैं, ये पास होते हैं सर्विक्स के थ्रू यूटेरस में, और फाइनली ये पहुंच जाते हैं एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, जो कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। इस इवेंट को हम यहाँ स्ट्रक्चर में देखते हैं या इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले पीनस के द्वारा जो स्पर्म है ये वजाइना में रिलीज होगा, ठीक है। वजाइना के थ्रू ये पहुंचेगा कहाँ? सर्विक्स तक। सर्विक्स से ये पहुंचेगा यूटेरस में, और यूटेरस से ये रैपिडली स्विम करते हुए ये पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ये पहुंचेगा यहाँ, ये जो जंक्शन होता है स्टमस और एम्पुला का, यहाँ पहुंचेगा एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक। अब जो ओवम रिलीज हुआ था, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। मतलब ओवरी से जो ओवम रिलीज होगा, ये भी ओवम कहाँ पहुंचेगा? इस जंक्शन तक। तो स्पर्म भी यहाँ तक आएगा, ओवम भी यहाँ तक आएगा, और जो फर्टिलाइजेशन है वो यहीं पर होगा एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक। तो हम ये कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में या फिर एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में। Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary stomach junction. अब यहाँ देखते हैं फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होगा जब स्पर्म और ओवम एक साथ यहाँ पर पहुंचे इस जंक्शन पे। मतलब स्पर्म यहाँ से रैपिडली स्विम करते हुए पहुंचे कहाँ? इस जंक्शन तक फैलोपियन ट्यूब के, और जो ओवम है वो भी यहाँ तक पहुंचे। जब दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। यही एक रीजन है कि सारे कॉपुलेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते। देन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum। पहले हम ये लेयर समझते हैं। हमने oogenesis के दौरान देखा था, जब ग्रेफिन फॉलिकल से या मैच्योर फॉलिकल से ओवम रिलीज होता है, तो ओवम क्या रिलीज होता है? बेसिकली सेकेंडरी oocyte, दैट इज ओवम। तो सेकेंडरी oocyte के ऊपर जो लेयर होती है वो डेवलप होके क्या बन जाती है? जोना पेलिसिडा की लेयर, ठीक है। तो जोना पेलिसिडा समझ में आया? आगे देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म है ये जोना पेलिसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, और जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है वो इस लेयर में या इस मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस इंड्यूस करता है, जिसके कारण ये जो लेयर है ये एडिशनल स्पर्म्स को एंटर नहीं होने देती। मतलब तो इस जरिए जो है एडिशनल स्पर्म की एंट्री को रोका जाता है। अब इससे ये इंश्योर होता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो स्पर्म है वो एक नॉर्मल ह्यूमन मेल जो है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स इजैक्युलेट करता है, जिनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन करता है, बाकी स्पर्म इस जोना पेलिसिडा की लेयर के बाहर ही रह जाते हैं। जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है लेयर में, इस लेयर में कुछ चेंजेस इंड्यूस करता है, जिनके कारण बाकी के स्पर्म की एंट्री जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है। देन जो एक्रोसोम के सिक्रेशंस होते हैं, एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, वो स्पर्म को हेल्प करती है ताकि स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कर पाए थ्रू द जोना पेलिसिडा लेयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये यहाँ पे क्या होता है, जब स्पर्म पहुंचता है ये इंड्यूस करता है ओवम को ताकि वो अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर पाए। इसे थोड़ा सा समझते हैं। जब हमने oogenesis देखा था, तो oogenesis में बर्थ के बाद जो है, बर्थ के बाद डिवीजन स्टार्ट होता है जो कि रुक जाता है प्रोफेज 1 पे जाके, और वो पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है प्यूबर्टी पे। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब स्टार्ट होता है वो कब कंप्लीट होता है? जब स्पर्म आ जाता है। स्पर्म आता है जोना पेलिसिडा लेयर तक, तब वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है और क्या बनता है? हैप्लॉइड ओवम। और जब हैप्लॉइड ओवम बन जाता है तो स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं जाइगोट बनाने के लिए।
तो जो स्पर्म था उसका न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है और यहाँ पे जो ओवम बन रहा है ये भी हैप्लॉइड बन रहा है। ये दोनों फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं 2n। Hence, अब देखें हम जो the sex of the baby that has been decided at this stage itself। अब इसी स्टेज पे जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं, इसी स्टेज में बेबी का सेक्स डिसाइड किया जाता है कि वो गर्ल होगी या बॉय। As we know, the chromosome pattern in the human female is XX। अब देखो जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन फीमेल में जो क्रोमोसोम पैटर्न है वो XX होता है और मेल में XY होता है। तो जो हर एक हैप्लॉइड गैमीट है जो फीमेल ओवा से जो फीमेल ने प्रोड्यूस की है उनमें X क्रोमोसोम होगा, वहीं जो मेल गैमीट्स हैं या जो स्पर्म है उनमें या तो X होगा या तो Y होगा। तो 50% चांसेस होते हैं कि स्पर्म में X क्रोमोसोम हो या 50% चांसेस होते हैं कि स्पर्म में Y क्रोमोसोम हो। तो आफ्टर फ्यूजन के बाद मतलब जब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज कर जाती है जाइगोट बनाने के लिए, तो जो जाइगोट है या तो वो XX फ्यूज करता है, मतलब देखो फीमेल गैमीट में तो X ही था, अब मेल में ऐसा था या तो स्पर्म में X होगा या Y होगा। अगर X फ्यूज करेगा तो जो सेक्स ऑफ द बेबी है वो गर्ल होगा और अगर Y फ्यूज करेगा मेल का तो बॉय होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन वेदर स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज द ओवम। तो जो सेक्स ऑफ द बेबी है ये कौन डिटरमाइन करेगा? स्पर्म के पास X क्रोमोसोम है या Y क्रोमोसोम है। अगर X फर्टिलाइज करता है तो गर्ल होगा, Y फर्टिलाइज करता है तो बॉय होगा। अब देन द जाइगोट कैरिंग XX it will develop into a female baby and XY would form a male। इसीलिए scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother। तो साइंटिफिकली हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्स ऑफ द बेबी है ये फादर डिटरमाइन करता है ना कि मदर। देन द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट as the zygote moves through the stomach out of the oviduct called cleavage। मतलब जब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है तो उस डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। अब जाइगोट कहाँ बना? एम्पुलरी स्टोमिक जंक्शन पे। अब उस जंक्शन पे जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट फर्दर मूव करने लगेगा यूटेरस की तरफ और जाइगोट के डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। तो जैसे ही जाइगोट डिवाइड करेगा, पहले 1 से 2, फिर 2 से 4, 16, 32 ऐसे डिवाइड होगा, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से। तो जब जाइगोट डिवाइड होके 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनाएगा तो उनको हम क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर्स। यहाँ पे देखते हैं, अब देखो जाइगोट बना कहाँ? एम्पुलरी स्टोमिक जंक्शन पे। ये देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और यहीं पे जाइगोट बनेगा। अब जब जाइगोट डिवाइड करेगा, ये 2, 4, 8, 16 ये फर्दर डिवाइड करेगा और इस डिवीजन को हम कहेंगे क्लीवेज। तो 2, 4, 8, 16 जब तक सेल्स रहेंगे उनको हम कहेंगे ब्लास्टोमियर्स। तो द एम्ब्रायो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स आर कॉल्ड मोरुला। अब एम्ब्रायो जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं उसको हम कहते हैं मोरुला। जो मोरुला है, it continues to divide and transforms into blastocyst as it moves further into the uterus। अब मोरुला जो है ये इसका डिवीजन कंटिन्यू रहता है, ठीक है, और ये मोरुला जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में जैसे ही ये यूटेरस की तरफ मूव करता है। मतलब ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस की तरफ मूव करते करते किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट में। देन जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल्स हैं, जो ब्लास्टोमियर्स हैं, जिनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो फिर ग्रुप्स में अरेंज हो जाते हैं। वो अरेंज हो जाते हैं एक आउटर लेयर में और कुछ इनर सेल मास में। तो जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट और इस लेयर के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं इनर सेल मास। ये जो है ये आउटर लेयर से अटैच्ड होते हैं। देन जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर जो है ये अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम से। ठीक, अब जैसा कि हमने पढ़ा था नेचुरल साइकिल के दौरान कि एंडोमेट्रियम की काफी जरूरत होती है इम्प्लांटेशन के लिए। तो जो ब्लास्टोसिस्ट आता है ये यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि ये अटैच हो रहा है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से या इनर लाइनिंग से। ये है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। ठीक, तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम और जो इनर सेल मास है ये डिफरेंशिएट हो जाता है एम्ब्रायो में। मतलब ट्रोपोब्लास्ट यहाँ पे अटैच होगा और इनर सेल मास डिफरेंशिएट होगा एम्ब्रायो में। अटैचमेंट के बाद जो यूटेराइन सेल है, मतलब जो एंडोमेट्रियम की सेल है, ये वाली सेल्स,
ये सेल्स रैपिडली डिवाइड करेंगी और ये धीरे धीरे इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी। ठीक है, ये वाली सेल्स डिवाइड करके इस ब्लास्टोसिस्ट को क्या करेंगी, कवर करने का काम करेंगी। As a result, the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus। मतलब अब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जो है ये कवर हो जाएगा ये यूटेरस के सेल से या एंडोमेट्रियम के सेल से, तो हम इसे कहेंगे इम्प्लांटेशन। और यही जो इम्प्लांटेशन है इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो आज के लिए इतना काफी, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।